हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में त्रिभुज हम पढ़ा रहे थे और अभी हमने इसमें पहला वीडियो जो बनाया था उसमें समरूपता, त्रिभुज की समरूपता क्या होती है और उसके आधार पर क्या क्या कारनामे हो सकते हैं, इन चीज़ों पर थोड़ा सा हमने नज़र डाली थी। अभी हम आपको एक सवाल के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि यहाँ पे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या क्या चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम लाए हैं एक प्रश्न जहाँ पे हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज EDF के समरूप है। ऐसी स्थिति में AB बराबर 5, AC बराबर 7, DF बराबर 15, DE बराबर 12 दिया गया है। तब त्रिभुज की अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। सवाल लिखने का तरीका और भी है, लेकिन अभी हमने बस शॉर्टकट में सवाल को लिखा है। अब इस स्थिति में हम पहले समरूपता को समझेंगे। समरूपता ये कह क्या रही है, उसके बाद भुजाओं को समझेंगे। कह रहे हैं त्रिभुज ABC जो कि समरूप है त्रिभुज EDF के। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यहीं पे है। तब यहाँ पे हम बनाएंगे भुजाओं का अनुपात। उससे पहले बना लेते हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज हो गया अपना ABC। उसके जो समरूप है त्रिभुज वो हमने बना लिया। ये क्या है देखेंगे, एक समरूप E है तो हमको यहाँ पे E लिखना होगा। B के समरूप D है तो B के साथ वाले की जगह पे D लिखना होगा और उसके बाद F अपनी जगह पे आ गया। यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि A के बराबर E जो है ये कोण बराबर होंगे और यहाँ पे भुजाएं जो दिखाई दे रहे हैं इनका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ बराबर होगा। यही जो इसमें मुख्य चीज़ें हैं। अब और जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तब इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। वो किस प्रकार से होंगी, AB बटे AD। बहुत ही प्यार से आप ऐसे ही लिखेंगे यहीं से देख करके। यहाँ से जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो और कहीं नहीं समझने को मिलेंगी। सारी चीज़ें यहीं से समझनी है। अपने अंदाजे से कुछ भी चीज़ नहीं रखेंगे। तो BC और DF, BC बटे DF और हो जाएगा CA बटे FE। तो वहाँ पे हम CA बटे FE लिखते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब जो भी भुजाओं के मान हमको दिए गए हैं उनको रख देते हैं और उसके बाद फिर भुजाओं के जो नहीं याद है उनको याद करना शुरू करते हैं। जैसे AB बराबर 5 है तो AB यहाँ पे हमको मिल गया है 5। AC बराबर यहाँ पे देखेंगे AC है तो AC बराबर 7 है, हमने रख दिया। और DF ये रहा, इसका मान हमको मालूम है 15। और DE बराबर हमको कितना मालूम है 12, हमने रख दिया। और इसके जगह पे ये अपना BC रहेगा और इसके जगह पे FE रहेगा। बस ये सिंपल सा काम हो चुका है। अभी हम हमें बस इतना सा करना है, इसको इसके बराबर करना है। यानी कि 5 बटे 12 बराबर BC बटे 15 यहाँ पे लिख देंगे। यदि ये जब बराबर होता है तो 15 ऊपर चला जाएगा, यानी कि BC बराबर मिलेगा 5 गुणित 15 बटे 12। और फिर हम काट देंगे। 3 पचे 15 और 3 चौके 12, 5 पचम 25 होगा, बटे 4 हो रहा है, भाग देंगे 4 6 24 और बचेगा 1। तो 4 दूनिया 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 6.25 सेंटीमीटर भाग देने के बाद। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा काम है, बहुत ही मज़ेदार सा है। अभी क्या करेंगे, अभी सेकंड थिंग को यहाँ पे इस चीज़ को इसके साथ बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि ये जो 5 बटे 12 है ये बराबर हो जाए 7 बटे FE के, FE के। तो FE को ऊपर भेजेंगे, 5 को नीचे भेजेंगे तो FE बराबर क्या हो जाएगा, 5 नीचे जाएगा, 7 बटे 5, 12 ऊपर जाएगा 12। ठीक है, और उसके बाद करते हैं गुणा। एक तो यहाँ पे हमारे पास 5 है तो अगर हम 2 से गुणा करके ऐसे कर लेते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो वैसे भी करके हम भाग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा 10
और यहाँ पे गुणा करते हैं। 12 दूनी हो जाएगा 24, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 दूनी 16। जब भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 16.8 हो जाएगा। तो 16.8 सेंटीमीटर EF का मान हो चुका है। बाकी यही दो भुजाएं बाकी ही रह गए थे जिनको याद करना था, तो ये हमने याद कर लिया है। तो जब भी यहाँ पे समरूप होंगे तो बड़े आराम से आप इनके भुजाओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको बस यही चीज़ सीखनी है। जो भी यहाँ पे समरूपता दी जाएगी उसी के आधार पर आपको इनको नाम लिखना है, यानी AB DF ED जैसे भी है वैसे लिखेंगे। BC DF, ठीक है। और CA लिखें या फिर AC लिखें, एक ही बात है। CAFE तो जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे, तब बेहतरीन तरीके से आपको उत्तर मिलेगा, नहीं तो आप गलतियां करते रहेंगे। वैसे यहाँ पे कोड भी अगर दिया जाए तो वो भी बड़े आराम से हम कर सकते हैं। जैसे कि A के बराबर तो E दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अलग अलग कोड भी आपको दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 60 दे दिया, यहाँ पे 40 दे दिया। अब देखिए ये अगर समरूप हैं तो 40 इसके बराबर होगा और ये जो है 60 के इसके बराबर होगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा 100, यहाँ पे क्या बच जाएगा 100 नहीं 80, सॉरी 80, ठीक है। तो 6 4 10 8 18 180 आंसर बन गया। तो ये इस प्रकार से हम कोडों को भी निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम सीखते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय में पहले मोटी मोटी चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पे इसका जो प्रमेय का कथन दिया गया उस कथन को पढ़ते हैं। कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित मतलब कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। यहाँ पे चित्र में समझेंगे कि एक त्रिभुज है, यहाँ पे BC के समांतर DF को खींचा गया है। अब यहाँ पे ये दोनों भुजाएं क्या हैं, दो बिंदुओं पे D और F पे काटी जा रही हैं। ऐसे में क्या होगा, इनका अनुपात यानी AD और DB और AE और E से इनका जो अनुपात बनेगा वो बराबर होगा। और ये बहुत ही आसान सा प्रमेय है और इसके आधार पर ढेर सारी चीज़ें निकल के आती हैं। पहले मैं उन चीज़ों को यहाँ पे लिख करके आपको समझा देता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। फिलहाल यहाँ पे हमने एक चित्र बना लिया जिसमें ये दोनों क्या हैं, समांतर के लिए ऐसे लाइन खींचना होता है संभवतः। और अभी हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है जिसके BC के समांतर DE है, यानी कि BC के समांतर जो है वो DE खींचा गया है। तो ऐसी स्थिति में जब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगे या फिर उसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, तो यहाँ पे भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, यानी कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। बहुत ही सिंपल सा काम, इतना बटे इतना बराबर होंगे, ये होगा। अब यही सेम चीज़ को उलट के लिख दिया जाए तब पर भी बराबर होंगे, ठीक है। और एक स्थिति ये भी बनती है, इतना बटे पूरा और इतना बटे पूरा, ये भी बराबर होगा। क्या होगा कि AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC। और सेम सिचुएशन का उल्टा लिख दिया जाए तब पर भी होगा। और ये भी होगा कि DB बटे AB, ठीक है, DB बटे AB यानी इतना बटे पूरा बराबर होगा EC बटे AC। तो ये भी सिचुएशन में यहाँ पे अनुपात बराबर चलेगा। और एक स्थिति ये भी हो सकती है कि जहाँ पे हम छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज को देखें, ठीक है, छोटे त्रिभुज की भुजाएं और बड़े त्रिभुज की भुजाओं को देखें। तो छोटे त्रिभुज में AD मिल जाता है, बड़े त्रिभुज में इसके समान AB मिल जाता है, ठीक है। छोटे त्रिभुज में AE मिल जाता है और बड़े त्रिभुज में AC मिल जाता है। ये बराबर होगा छोटे त्रिभुज में DE मिल जाता है और बड़े त्रिभुज में BC, ठीक है, बड़े त्रिभुज में BC मिल जाता है। तो ये स्थिति में तीनों भुजाओं का अनुपात भी
बराबर होगा। इन स्थितियों में नहीं हो पाएगा, बट ये स्थिति में काम करेगा। ओके, अच्छा यहाँ पे ये जो हमने इसको लिखा है ये दोनों सेम चीजें ही हैं, तो इस पे भी काम करेगा, बट मैंने वहां पे लिखने के लिए अलग से लिखा है, बट आप उसको मिक्स ना करेंगे। ओके, तो ये समझिए कि जब भुजाओं का अलग अलग अनुपात लिया जा रहा है, इतना बटे इतना, ठीक है, ये छोटे छोटे मान को लिया जा रहा है, यानी 80 बटे DB लिया जा रहा है, तब तीनों भुजाओं का अनुपात हम बराबर नहीं कर पाएंगे। बट छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यही थेल्स प्रमेय है और ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है आगे आने वाले प्रश्नों के लिए। और अब हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हम लिखेंगे खुद से कुछ नहीं, जो लिखा है उसी को बताते जाएंगे, बिकॉज इसको लिखना मुझे बहुत थकाऊ लगता है। बट यहाँ पे हमने कथन को पढ़ लिया है, अब इसमें क्या क्या दिया है। हमें सीधी सीधी बात एक त्रिभुज के बारे में बात की गई है कि त्रिभुज ABC में DC BC के समांतर है, DE BC के समांतर है, जो AB को D पर तथा AC को E पर प्रच्छेद करती है, अर्थात DE समांतर BC। तो ये चीजें क्या है, बहुत ही सिंपल सा काम है, इसको हमको दिया है, हमें लिखना ही होगा। और यहाँ पर थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी आपकी किताब में आता है, हमने बहुत बार और भी वीडियोज में बताया था, अभी यहाँ पे फिर से एक बार अच्छे से समझा रहे हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मुश्किल ही है, मतलब मैंने नहीं बताया है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये पता ही है। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कहा गया। त्रिभुज ABC में हमने त्रिभुज ABC बना लिया, में DE क्या है, BC के समांतर है। देखिए BC के समांतर हमने DE खींची है, जो AB को D पर तथा AC को E पर काटती है, ये हो गया। और यहाँ पे ये दोनों समांतर है, प्रच्छेद करती हैं, बस काम हो गया। ये सब तो दिया है, दिया है के बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है। कैसा है, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के, ये हमको सिद्ध करना है। उसके बाद हम यहाँ पर रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, BE तथा DC को मिलाएंगे। देखो BE, ठीक है, और DC को मिलाइए। जब यहाँ पे मिलाते हैं तो मिलाइए, और EF लंब AB, देखिए EF जो है AB पे लंब, AB पे अगर हम लंब खींचेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से लंब जाएगा। देखेंगे 90 अंश का कोण इधर बनेगा, इधर की ओर खींचेंगे तो 90 नहीं बन पाएगा। तो ये EF लंब AB खींचा गया, और साथ में क्या कहेंगे कि DG लंब AC खींचिए। DG यहाँ से ऐसे लंब खींचा गया है, ठीक है, इधर की ओर, ये सामने वाली भुजा AC पर लंब खींचा गया है। इतना खींचने के बाद अभी क्या आते हैं, उपपत्ति होती है। क्या होता है, एरिया ऑफ ADE। तो ADE इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या मिलेगा, 1/2। आधार क्या है इसका, इसका आधार है AD, ठीक है, ये आधार AD लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, EF, तो यहाँ पे EF रखा गया है। और बटे में एरिया ऑफ, ठीक है, BDE, एरिया ऑफ BDE इस त्रिभुज की बात की गई है, यानी इस पूरे त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज के बटे में इस छोटे वाले त्रिभुज का अनुपात निकाला गया है, बस सिंपल सा अनुपात निकाला गया है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो क्षेत्रफल क्या बनेगा, 1/2, ठीक है, आधार क्या होगा, BD होगा, और इसकी ऊंचाई, अब देखेंगे यहाँ पे इसकी ऊंचाई को EF लिया गया है। क्यों ऐसा लिया गया है, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे जो त्रिभुज होते हैं, ठीक है, ये आधार ये ऊंचाई ली जाती है। जब समकोण त्रिभुज होते हैं तो आधार और ऊंचाई लेकर के क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है। जब अधिक कोण त्रिभुज होते हैं तो ऐसे में बाहर वाला जो लंब होता है उसको ऊंचाई माना जाता है, अंदर वाला तो ये आधार हो गया, ऊंचाई इसको लिया जाता है। तो उसी के संदर्भ में, उसी के हिसाब से यहाँ पे ये हमारे पास त्रिभुज था, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई को EF लिया गया है। लेने के बाद ही यहाँ पे कुछ कटने लगता है, 1/2 कटेगा, EF कटेगा, AD/BD बचेगा। तो ये हमने एक समीकरण बना लिया है। पहला समीकरण इस प्रकार से मिलता है, और उसी के साथ में ADE के साथ में हम इस छोटे वाले त्रिभुज जो दूसरी साइड में है, ठीक है, अभी पहले इसके साथ इसको ले लिया, इस त्रिभुज के साथ इसको लिया, तो इस त्रिभुज के साथ ही इसको भी लेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज एरिया ऑफ ADE ऊपर वाले त्रिभुज, और एरिया ऑफ DEC ये छोटा सा नीचे वाला ये वाला त्रिभुज के साथ। अब इसके साथ जब आधार गुणते जो ऊंचाई लेना है तो हमने इधर भी लंब डाला है, तो आधार क्या होगा
AE और ऊंचाई DG, तो वहाँ पे 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, ठीक है। और इस त्रिभुज के लिए इसका आधार क्या होगा, EC होगा और ऊंचाई DG होगी। EC और DG रख दिया गया है और यहाँ पे 1/2 कट गया, DG कट गया और यहाँ पे AE EC मिल गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इस दोनों समीकरणों के बाद क्या किया गया है कि चूंकि यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को दिया गया है, आप देखेंगे चूंकि BDE त्रिभुज, BDE ये देखेंगे, ये जो BDE है और त्रिभुज CDE है, ये दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं DEC। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार DE, ठीक है। यहाँ पे ये आधार DE है और ये समांतर रेखा, दोनों समांतर हमने खींची थी, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कक्षा 9 में ये आपको मिला था, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा के बीच में ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, का क्षेत्रफल बराबर हो गया। जब इनका क्षेत्रफल बराबर हो गया तब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले समीकरण देख रहे हैं कि इतना बटे इतना बराबर, यहाँ पे देखेंगे जो नीचे वाला त्रिभुज है यहाँ पे हमने इसको बराबर किया है। क्यों, अभी यहाँ पे देखा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा और इस त्रिभुज में ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये मिल रहा है त्रिभुज DEC। तो इन दोनों का क्षेत्रफल जब बराबर हो गया तो समीकरण 1, 2 और ये जो तीसरा मिला 3 से ये जो भुजाएं मिली हमको, ये क्या हो गई, बराबर हो गई। क्यों बराबर हो गई भैया, ये वाला तो बराबर था ही, जो नीचे वाला गिनतियां थी, अक्षर थे, त्रिभुज था, वो बराबर नहीं हो रहा था। लेकिन हमने तीसरे समीकरण में सिद्ध कर दिया कि ये दोनों नीचे वाला जो त्रिभुज है इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो ये जब बराबर हो गया तो ये दोनों पूरा बराबर, तो इन दोनों समीकरणों से ये दोनों बराबर हो गए। ये हो चुका, इति सिद्धम, काम खत्म। यहाँ पे भुजाओं का जो अनुपात निकालना था, हमें जो सिद्ध करना था, AD/DB वो मिल चुका है, AE/EC वो मिल चुका है। यानी कि दोनों क्या हो गए, भुजाओं का जो हमको सिद्ध करना था वो मिल चुका है। अभी क्या है कि उसी के आधार पर कुछ उपप्रमेय काम करते हैं। उपप्रमेय क्या होते हैं कि हमने आपको अभी खाली इन्हीं अनुपात के साथ में कुछ और भी चीज़ें ऐड करके बताई थी कि भुजाएं कितनी भी छोटी बड़ी वाली भी ली जा सकती हैं। तो यहाँ में हमें सिद्ध करना है कि AB/DB, ठीक है, पूरा बटे छोटा वाला, और AC/EC ये भी सिद्ध कर सकते हैं। या फिर उसी चीज़ को यहाँ पे DB, देखिए DB/AB अपोजिट साइड में, EC/AC ये सिद्ध करिए, साथ में AD/AB, ठीक है, AD/AB और AE/AC ये बराबर सिद्ध करना है और इसी सेम चीज़ का उल्टा लिखा गया है। तो ये दोनों को हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसी समीकरण में जो हमने सिद्ध किया है, इन्हीं समीकरण में दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ने के बाद क्या होगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब नीचे बटे में 1 लगाएंगे, इसके बटे में 1 तो लगा ही सकते हैं, तो गुणा करा के ये इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी DB नीचे हो जाएगा और DB का 1 के साथ गुणा होकर के DB मिल जाएगा, यानी AD+DB। और इधर दूसरे पक्ष में भी वही सेम काम होगा, CE नीचे रहेगा, तिरछा गुणा करके AE+EC हो जाएगा। और AD+DB, जब यहाँ पे AD+DB जोड़ेंगे तो AB के बराबर, यानी ये पूरा हिस्सा जो हो गया AB के बराबर, ये वाला जो दूसरा वाला हिस्सा हो गया AC के बराबर। और जो हमें सिद्ध करना था वो मिल चुका। अब इसी सेम गिनती को उल्टा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा। और इसी समीकरण के व्युत्क्रम पदों को लेने पर, ठीक है, उसके व्युत्क्रम को ले लेंगे तो हमें, ठीक है, इन्हीं चीज़ को उलट के अगर प्रयोग करेंगे, इसको उल्टा लिख करके फिर 1 जोड़ेंगे, तब ये दूसरा जो सिद्ध करना था वो मिल जाएगा। तो थेल्स प्रमेय बहुत ही आसान भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि सामान्य रूपरेखा में आप इस पर पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, देखिए थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना जब कॉपी में लिखना होता है, ठीक है, आपको केवल इतना तक पूछेगा, ये जो उपप्रमेय दिए गए उसको नहीं देगा, केवल आपको उतना तक पूछेगा, आपको उतना तक हल करके दिखाना है।
और अगर ये नहीं सिद्ध करने को दे रहा है तो सिंपल सी बात है कि आपको उस पर आधारित प्रश्न देगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रश्नों को बड़े आराम से आप कर पाओगे बहुत जल्दी से। अभी क्या है कि एक प्रमेय नंबर 2 है जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम है। इसके आधार पर क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक उसका उल्टा काम हमको यहाँ पे सिद्ध करना है और इस काम को हम करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए आप इस पे रिलेटेड जो आपको थेल्स प्रमेय से संबंधित जो प्रश्न हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण में भी समझाया, उसी के आधार पर आप इन प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।